हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्या अडानी ग्रुप के ड्रोन का हमास के खिलाफ हो रहा है इस्तेमाल। क्यों इजराइल को हथियार नहीं देने के प्रस्ताव पर पीछे हट गया था भारत। पाकिस्तानी का सबसे बड़ा बयान, साथ ही साथ बताएंगे इजराइल से बढ़ रही टेंशन के बीच ईरानी राष्ट्रपति को आया पुतिन का फोन। जी हाँ, क्या होने वाला है कुछ बड़ा। साथ ही साथ सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खबर आपको बताएंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत के साथ खुलकर आया अमेरिका। परमानेंट मेंबरशिप सदस्यता के लिए अमेरिका ने भी किया सपोर्ट। बताएंगे दोस्तों सारी बड़ी जानकारी, बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां अडानी ग्रुप के ड्रोन का हमास के खिलाफ क्या हो रहा है इस्तेमाल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया क्यों इजराइल को हथियार नहीं देने के प्रस्ताव पर पीछे हट गया था भारत। जी हाँ, ईरान और इजराइल में शुरू हुए तनाव के बीच एक बार फिर भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशनशिप है। इसकी वजह यह भी है कि भारत इजराइल को ड्रोन बेचता है जिनका इस्तेमाल हमास के खिलाफ करता है। कमर चीमा ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को हथियार देने पर रोक लगाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि उसने रिजोल्यूशन को सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी अडानी कारपोरेट इजराइल को ड्रोन एक्सपोर्ट करती है। कमर चीमा ने कहा कि भारत उन 13 मुल्कों में से था जिसने यूएन के अंदर इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ये प्रस्ताव इसलिए लाया गया था ताकि गाजा के अंदर सीज फायर हो। वहीं 12 दिसंबर 2023 को भारत ने सीज फायर के रिजोल्यूशन का सपोर्ट किया, लेकिन इजराइल पर रोक लगाने के प्रस्ताव से पीछे हट गया। कमर चीमा ने कहा कि अडानी कारपोरेट इजराइल को इंडियन मेड हर्मिस 900 ड्रोन इजराइल को एक्सपोर्ट करती है। ये बड़ा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का एक बड़ा फ्लीट है। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर इस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ये ड्रोन हैदराबाद में बनते हैं और उनका इस्तेमाल इजराइल हमास के खिलाफ करता है। हर्मिस 900 ड्रोन रफा के अंदर और अन्य जगहों पर इस्तेमाल हुए हैं। मिलिट्री की इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों कमर चीमा ने बताया कि क्यों अडानी ही ग्रुप के ड्रोन को खरीद रहा है इजराइल। दरअसल कमर चीमा ने कहा कि भारत के हर्मिस 900 ड्रोन क्वालिटी में पूरे आते हैं और कीमत में कम है और वो काम भी करते हैं। इजराइल इसका सर्विलांस और टारगेट स्ट्राइक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। बहरहाल कमर चीमा ने ये भारत पर बहुत बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया है कि इजराइल को हथियार मुहैया कराया जाता है और वो हथियार हमास के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। लेकिन किस प्रूफ के बिहाफ पर दोस्तों कमर चीमा ने यह बात कही है वो अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन भारत का काम है हथियार को एक्सपोर्ट करना। हर देश अपने हथियारों को दूसरे देशों को बेचता है, लेकिन दूसरा देश उस हथियार का इस्तेमाल किसके खिलाफ करता है, बेचने वाले देश को उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे में कमर चीमा के इस बयान को दोस्तों आप लोग किस नजरिए से देखते हो और आपकी इस पर क्या राय होगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा आप क्या जवाब देना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इजराइल से बढ़ रही टेंशन के बीच ईरानी राष्ट्रपति को आया पुतिन का फोन। इजराइल और ईरान लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने इजरायली पीएम और बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध टालने की अपील की है। नेतन्याहू हालांकि दोस्तों की बात सुन तो रहे हैं, लेकिन दो टूक शब्दों में बात मानने को इनकार कर रहे हैं। इजराइल के पास इस समय ईरान को सबक सिखाने का मौका है। ईरान पर हमास को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगते रहे हैं, जो इजराइल में आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। इस बीच रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को फोन कर संयम बरतने की अपील की है। यूक्रेन युद्ध लड़ रहे रूस को ईरान ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई करता रहा है। पुतिन ईरान समकक्ष राइसी को अपना दोस्त बना चुके हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के साथ फोन पर लंबी बात की। दोनों नेताओं के बीच 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली हमले के बाद ईरान द्वारा उठाए गए जवाबी कदम पर चर्चा की गई। क्रेमलिन की ओर से जानकारी दी गई है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को सलाह दी है कि वो अभी संयम बरते और किसी भी तरह के टकराव से बचे। पुतिन ने कहा कि अभी सब्र रखो। तो साथ ही साथ आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत के साथ खुलकर आया अमेरिका। सदस्यता का रास्ता साफ या फिर पेच फंस गया। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की अरबपति एलोन मस्क की मांग पर अमेरिका ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन किया है। प्रवक्ता से एलोन मस्क के भारत को स्थायी सदस्यता मांग पर सवाल पूछा गया था। वेदांत पटेल ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने यूएनएससी में सुधारों पर सहायता देने का भी ऑफर दिया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोरदार अभियान चला रखा है। जी हां, वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने बयान में इसका समर्थन कर चुके हैं। विदेश मंत्री भी इससे सहमत थे। हम निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधारों का समर्थन करते हैं, इसमें सुरक्षा परिषद भी शामिल है। इससे ये संस्थान 21वीं सदी के मुताबिक हो सकेंगे जहां हम अभी रहते हैं। मेरे पास खास तौर पर उठाए गए कदमों को बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन
निश्चित रूप से मानते हैं कि सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका भी अब भारत के समर्थन में आता दिखाई दे रहा है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा दिखने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो राह का कांटा है वो है चाइना। चाइना नहीं चाहता कि भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप यानी कि स्थायी सदस्यता मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रशिया है और ये सभी दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही स्थायी सदस्य हैं। इन देशों के पास वीटो पावर भी है। भारत की राह का सबसे बड़ा कांटा चीन बना हुआ है। चीन लगातार भारत की दावेदारी का खुद से और पाकिस्तान जैसे अपने समर्थक देशों के जरिए खुलकर विरोध करवा रहा है। चीन चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता से दूर रखा जाए ताकि एशिया में वो अकेला ही स्थायी सदस्य बना रहे। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत का विरोध करने वाला कोई पश्चिमी देश नहीं है। यही वजह है कि भारत की सदस्यता की मांग आगे नहीं बढ़ पा रही है। बार बार चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को उसका स्थायी परमानेंट मेंबर नहीं बनने देता है। बहरहाल चाइना को कैसे जवाब देना चाहिए दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या वो एंगल हो सकते हैं जिसके जरिए चाइना को रोका जा सके और यूनाइटेड नेशन में भारत परमानेंट मेंबरशिप पा सके? कमेंट में सुझाव देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरा भारत महान जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को रोकना अब मुश्किल है। जी हाँ, ये बात दोस्तों भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तान ने उठाई है आवाज। भारत के लोकसभा चुनाव पर पाकिस्तान से उठी है ये आवाज। बता दें, भारत के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। भारत में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के लिए पूरे देश में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी उनके इस सपने को पूरा ना होने के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं। पीएम मोदी की चर्चा पाकिस्तान में भी लगातार हो रही है। पाकिस्तान की जनता के साथ साथ वहां के नेता भी इस बात पर नजरें टिकाए हुए हैं कि क्या तीसरे बार भी पीएम मोदी भारत की सत्ता संभालेंगे। इसको लेकर पाकिस्तान में रिपोर्टिंग भी हो रही है, पाकिस्तानी जनता की राय भी ली जा रही है। दोस्तों, भारत के चुनाव को लेकर पीएम मोदी प्रधानमंत्री ना बन जाए, इसको लेकर पाकिस्तानी जनता की राय ली जा रही है। अब आपको बता दें, पाकिस्तान के एयर मार्शल शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने पर उनके आगे के प्लान और भारत के विपक्ष की बीजेपी को चुनौती पर कई बातें कही है। साथ ही शहजाद चौधरी ने यह भी कहा है कि यह चुनाव पीएम मोदी का आखिरी चुनाव है। शहजाद चौधरी ने कहा कि 2014 से सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी का रवैया पाकिस्तान के लिए बड़ा दबाव बनाने वाला रहा है। उनको लगता था कि अपनी विदेश नीति के चलते हुए पाकिस्तान पर दबाव बना पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान ने मोदी के दोनों कार्यकाल में कभी भी कश्मीर पर अपना पक्ष नहीं बदला और वे कश्मीर के लिए मुखर होकर आवाज उठाता रहा। तो वहीं मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर शहजाद चौधरी ने कहा कि मोदी का यह कार्यकाल आखिरी होगा तो वो इसमें अपनी एक अच्छी लीगेसी छोड़कर जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 370, राम मंदिर और दीगर जितने भी मुद्दे थे उनको हासिल कर लिया है। इस बार वे अपनी लीगेसी बनाने के लिए काम करेंगे। वे पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधार सकते हैं। चौधरी की बातों का निचोड़ यह था कि पीएम मोदी इस बार अगर सत्ता में आए तो कई विवादों का हल करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में उनके इन कामों के लिए उनको याद किया जाए। जी हाँ, ऐसे में शहजाद चौधरी ने जो कहा है कि पीएम मोदी जी ये आखिरी बार जीतने वाले, इसके बाद उनकी सरकार नहीं आएगी, इस पर आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों, 2029 को लेकर 29 में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री भी कहना मत भूलिएगा और शहजाद चौधरी को जवाब जरूर दीजिएगा इस बात को कहकर। वहीं आपको बता दें, 3 दिवसीय भारतीय रक्षा संगोष्ठी में बोले सीडीएस चौहान, कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत अन्य देशों को जानकारी उपलब्ध कराएगा। जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने गुरुवार को कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया में प्रमुख सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में उभरेगा। दिल्ली में गुरुवार को 3 दिवसीय भारतीय रक्षा संगोष्ठी 2024 को संबोधित करते हुए जनरल चौहान जी ने कहा कि अंतरिक्ष को आखिरी पायदान कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारियों दूसरों से लेता रहा है। हालांकि अब मेरा मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत अन्य देशों को जानकारी उपलब्ध करवाएगा। जी हाँ, जनरल चौहान ने इस दौरान भविष्य में अंतरिक्ष के विकास की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष को आखिरी पायदान कहा जाता है। अंतरिक्ष को युद्ध के क्षेत्र से बचने के रूप में भी जाना जाता है। मेरा मानना है कि युद्ध का एक स्थापित क्षेत्र पहले से ही है। मेरा विश्वास इस विशेष डोमेन में होने वाले विकास पर आधारित है। युद्ध के इतिहास ने हमें सिखाया है कि किसी भी जंग में प्रारंभिक प्रतियोगिता आमतौर पर एक नए डोमेन में होती है। नया डोमेन पुराने डोमेन में लड़ाइयों को भी प्रभावित करता है। अंतरिक्ष के रहस्य को जानने के लिए मानव जाति को एक लंबा रास्ता तय करना है। भारत उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। बहरहाल, किस किस को लगता है कि आने वाले समय में भारत दूसरे देशों को इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाएगा जैसा सीडीएस जी ने कहा है? बताइएगा जरूर और मेरा भारत महान कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट में। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन में राम मंदिर और मणि
मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा, डेविड कैमरन ने उगला जहर। जी हां, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने बुधवार को ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया। इस दौरान मणिपुर हिंसा और अयोध्या का मुद्दा चर्चा का विषय रहा। सवालों के जवाब देते हुए डेविड कैमरन ने कहा कि मणिपुर हिंसा में साफ तौर पर धार्मिक पहलू था और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमने कई मौकों पर भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाया भी है। इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ भी लगातार चर्चाएं होती रही हैं। संबोधन के दौरान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में कैमरन ने कहा, मैंने मणिपुर मामले पर डेविड कैम्पानेल के रिपोर्ट का अध्ययन किया है। जून 2023 में लिखी गई कैम्पानेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मणिपुर के लोगों और पहाड़ी आदिवासियों के बीच जातीय या आर्थिक विवाद पर संघर्ष हुआ होता तो संघर्ष में चर्च क्यों नष्ट कर दिए गए, इसका एक स्पष्ट धार्मिक पहलू था। जी हाँ, तो वहीं चर्चा के दौरान अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कई सवाल पूछे गए, जिस पर कैमरन ने भी सहमति जताई। विंबलडन के लॉर्ड सिंह ने कहा कि भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन अयोध्या में दंगे हुए, हजारों मुसलमान मारे गए थे, तब गृह मंत्री ने मुसलमानों को दीमक बताया था। फिर ढही हुई मस्जिद पर हिंदू मंदिर बनाया गया, ईसाइयों पर बार बार अत्याचार किया गया और सिखों से कहा गया है कि यदि वे हिंदुओं की तरह व्यवहार करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उन्हें अलगाववादी कहा जाएगा। अब ऐसे में डेविड कैमरन को आप क्या करारा जवाब देंगे दोस्तों, जो भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई तथ्य ही नहीं है, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है। उसके बावजूद भी एक विदेशी होने के नाते भारत के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश करें, ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। बहरहाल इस पर विदेश मंत्रालय का क्या जवाब आता है वो सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दे, एक पाकिस्तानी ने उगला जहर, कहा भारत क्या चीज है, एक मुसलमान बराबर है 1 करोड़ काफिर के। जी हाँ, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लौटे एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि एक मुसलमान के सामने अगर 1 करोड़ काफिर भी खड़े हो जाएं, तब भी मुसलमान का बच्चा डरने वाला नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि जिस मुसलमान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया वो किसी से डरता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ठीक यही शब्द थे जो हमने आपको बताया। उसने कहा कि सामने वाला बंदा डर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगा पाकिस्तानी। तो वहीं उस पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान को जन्नत वाजिब हो जाती है, इसीलिए वो 1 सेकंड बाद मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको जन्नत मिलेगी। दरअसल तो कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि देश का वजीर आजम पूरे देश का बाप होता है। इस बयान को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने पाकिस्तान की आवाम से बात की। इस दौरान उन्होंने जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का बाप यानी प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री इस समय क्या कर रहे हैं। इस दौरान देखने में आया कि पाकिस्तान बच्चे क्या कई युवक भी अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता सके, लेकिन बातें इतनी लंबी लंबी इन्होंने की जिसकी कोई हद ही नहीं। जी हाँ, उनको ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन भारत पर ऐसे बयान दिए गए। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनको क्या ही पढ़ाया जाता है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।